हेलो फ्रेंड्स, आर एस एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए फिजिक्स का चैप्टर लेके आई हूँ, जो कि यूनिट एंड डायमेंशन आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, जो कि मैं इसे इजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाली हूँ। आई होप आप लोग को ये आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि किताबों में बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीक़ा से लिखा होता है, जिसे समझना बहुत ही मुश्किल होता है। बुक तो पढ़ना ही है आपको, बट केवल समझने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें और पूरा एंड तक देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा चैप्टर का नाम है मात्रक और विमा। क्या है? मात्रक और विमा। क्या आपको पता है मात्रक किसे कहते हैं? तो किसी भी चीज़ को मापने के लिए हम लोग किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जो करते हैं उसे ही मात्रक कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है डेफिनेशन में, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। ये दो राशियों की आवश्यकता बाद में आप देखिएगा। पहले आप लोग ये देखिए कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमको कैसे की जरूरत होती है? मात्रक की जरूरत होती है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें मात्रक की जरूरत होती है। आप लोग के मन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये भौतिक राशि होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि भौतिक, जैसे कि आप लोग जनरली बोलते होंगे कि आई एम फिजिकली स्ट्रांग, आई एम फिजिकली ब्यूटीफुल, मतलब कि ये क्या हो गया? आपका बाहरी जो चीज़ आप लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, ये होता है भौतिक चीज़। और राशि मतलब होता है किसी भी संख्यात्मक मान। मतलब अब समझ में आ गया ना? जैसे कि हम लोग टेबल, कुर्सी, चेयर, तकिया, पिल्लो, इन्वर्टर, स्विच बोर्ड, दूध, जितना भी सारा चीज़ है, इसको हम लोग क्या करते हैं? छू के महसूस कर सकते हैं। वो सारी की चीज़ भौतिक राशि होती है। देखिए, इसे हम लोग को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर आपको बोला जाएगा कि जाओ चावल लेके आओ, जाओ चावल लेके आओ, तो आप क्या कहेंगे? आप दुकानदार को जाके कहेंगे मुझे 2 kg, 5 kg, 10 kg चावल दीजिए। मतलब आप कितने वर्ड का इस्तेमाल किए? 2 वर्ड का इस्तेमाल किए। 5 kg, जैसे एग्जाम्पल में सोचिए कि आपको 5 kg मम्मी चावल लेने के लिए भेजी है, तो दुकानदार को आप पास जाएंगे तो बोलेंगे 5 kg चावल दीजिए। मतलब अगर केवल आप 5 kg भी बोलेंगे तो दुकानदार समझ जाएगा कि उसे 5 kg चावल चाहिए। तो आप लोग ने इस्तेमाल किया 5 kg, यहाँ लिखा हुआ है 2 kg, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग को समझना है कि देखिए 5 kg, 5 एक इस्तेमाल किए, एक किए है kg। तो ये जो 5 है ये आपका संख्यात्मक मान हो गया, जिसको आप लोग संख्या के द्वारा डिनोट करते हैं। और उसका जो kg हम लोग लिखते हैं वो मात्रक हो गया। क्या आप लोग दूध लेने भी जाते हैं तो यही बोलते हैं क्या, मुझे 2 kg दूध दीजिए? ऐसा तो नहीं बोलते होंगे। आप लोग वहाँ इस्तेमाल करते होंगे कि मुझे 2 लीटर दूध दीजिए, 2 लीटर दूध दीजिए। तो ये जो मात्रक चेंज होता है ना, उसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। क्या चीज़ में हम लोग क्या यूनिट लगाएंगे, मतलब किस मात्रक का प्रयोग करेंगे, उसी चीज़ को समझना है इस चैप्टर में। जैसे कि समय में भी अगर बोलते हैं कितना बज रहा है, तो आप बोलते हैं 2 लीटर बज रहा है कि ये 2 kg बज रहा है। उसे आप लोग डिनोट करते हैं सेकेंड, आवर, मिनट, ये सब में डिनोट करते हैं। मतलब अभी तक आप लोग को केवल यूनिट तो समझ में आ गया होगा कि यूनिट कहते किसे हैं। किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए यूनिट की आवश्यकता होती है। यहाँ तक तो क्लियर है ना? किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए कि उसे क्या चाहिए, ठोस चीज़ चाहिए, द्रव चीज़ चाहिए, या गैस चीज़ चाहिए, या समय चाहिए, जो भी चीज़ जानने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? यूनिट की ज़रूरत होती है। और कितने अमाउंट में चाहिए, ये होता है संख्यात्मक मान। मतलब 2 चाहिए, 3 चाहिए, 10 चाहिए, 12 चाहिए, ये सब होता है। आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे। मैं ज़्यादा लिख के नहीं लाई हूँ, आप लोग मेरे आवाज़ में फोकस करिए कि मैं कह क्या रही हूँ। अगर आप लोग को मेरा समझ में नहीं आता है बात, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी उसे इम्प्रूव और उसे इरेज करके, मतलब कि उस गलती को सुधार के मैं उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगी। चलिए
ये तो समझ में आ गया कि मात्रक मात्रक होता क्या है। चलिए अभी मात्रक तो अभी बहुत ज़्यादा पढ़ना है, अभी तो बस एक न्यू रखे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ हम लोग मात्रक का डिफिनेशन में दो चीज़ पढ़े थे। वो क्या था, एक भौतिक था, एक राशि था। नॉर्मली तो आप लोग को मैं समझा चुकी हूँ, लेकिन डिफिनेशन के माध्यम से आपको समझना है। तो लिखा रहता है ये राशि क्या होता है, जिसे संख्या को में व्यक्त किया जा सके। जिसे भी हम लोग संख्या में व्यक्त करते हैं उसे राशि कहते हैं। जैसे टेबल, केवल टेबल तो हम लोग नहीं ना बोलेंगे दुकानदार को कि हमको टेबल चाहिए, तो वो सोचेगा कि अरे यह बैठने के लिए टेबल मांग रहा होगा। लेकिन आपको खरीदना है तो आपको बोलना पड़ेगा, अमाउंट बोलना पड़ेगा। एक टेबल चाहिए, 4 टेबल चाहिए, 10 टेबल चाहिए, कुछ ऐसे डिनोट करना पड़ेगा। चावल, केवल चावल नहीं बोलना पड़ेगा, 2 kg, 10 kg, 50 kg ऐसा बोलना पड़ेगा। ये जो 50 का इस्तेमाल करते हैं वो क्या चीज़ होता है, राशि को डिनोट करता है, राशि को डिनोट करता है। अब भौतिक मैं आपको समझा चुकी हूँ। देखिए ये जो भौतिक राशि होता है ना, ये 2 टाइप का होता है। भौतिक राशि कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है अदिश राशि, एक होता है सदिश राशि। आज तक ये सबका लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर अदिश राशि कहते किसको है और सदिश राशि कहते किसको है। अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च मारेंगे ना कि अदिश और सदिश का ट्रिक दिखाइए, तो लाखों ट्रिक पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अलग करके कोई एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है। क्योंकि केवल ट्रिक के माध्यम से आपका पूरे के पूरे राशियां आप लोग याद नहीं कर सकते हैं, उसका एक लिमिट होता है। तो चलिए समझते हैं ये अदिश राशि कहते किसको हैं। सबसे पहले देखिए अदिश राशि। तो इस राशियों को पहचानने के लिए हमें 2 चीज़ की आवश्यकता होती है, एक की परिणाम और एक होता है दिशा। परिमाण, परिमाण तो हमें दोनों में ही चाहिए। जैसे कि परिमाण, ये वर्ड आपको लोग को समझ में आ रहा है कि परिमाण कहते किसको है। तो देखिए कहते किसको हैं, जैसे कि आप लोग कुछ काम किए, आप लोग भी पढ़ाई करते हैं ना। तो पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि एग्ज़ाम मेरा क्रैक हो जाए, मुझे सरकारी नौकरी लग जाए। ठीक है, अच्छी बात है। तो आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए क्या होगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। अच्छा नंबर लाना ही आपका क्या है, आपका मेहनत का परिमाण है। मतलब कि आप लोग जितना भी मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको लास्ट में आपका निर्णय निकलेगा कि आप लोग कितना मेहनत किए हैं। तो वही चीज़ होता है परिमाण। ठीक है, किसी भी चीज़ का परिमाप, जैसे कि न्यूटन, आप लोग कितना फोर्स डाल रहे हैं, 10 न्यूटन का, 50 न्यूटन का, 25 न्यूटन का। तो ये 25-50 अमाउंट जो होता है इसको हम लोग परिमाण कहते हैं। क्लियर हो गया। दिशा, दिशा तो आप लोग को समझाने की ही ज़रूरत नहीं है। तो देखिए परिमाण तो दोनों में ही ज़रूरत रहेगी, इसमें भी और उसमें भी, अदिश और सदिश दोनों में। लेकिन किसमें दिशा होती है और किसमें नहीं होती है, ये देखिए। अदिश, अ लिखा हुआ है, अ निगेटिव को डिनोट करता है ना कि अदिश। और भी बहुत सारा चीज़ होता है, अचाल, और जैसे कुछ भी समझिए ना, अ निगेटिव को डिनोट करता है। कोई भी वर्ड में हिंदी में आप लोग अ लगा देते हैं तो वो क्या चीज़ को निगेटिव डिनोट करता है। तो बस इसको भी देख लीजिए, दिशा नहीं होनी चाहिए, अदिशा, अदिश। ठीक है, दिशा नहीं होनी चाहिए। बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको कि अदिश राशि हूँ मैं, मुझे दिशा की ज़रूरत नहीं है, मैं अदिश राशि हूँ, मुझे तो दिशा की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए दिशा, जाके दो सदिश को दो, मुझे तो नहीं चाहिए दिशा। तो सदिश बोलता है मुझे तो भाई चाहिए, मुझे दे दो। तो ये सदिश राशि, सदिश राशि को दिशा की ज़रूरत होती है और अदिश राशि को दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब ये मैं लड़की क्यों लाई हूँ इमेज में, और ये टेम्परेचर क्यों लाई हूँ, जो कि फुटबॉल लड़की खेल रही है, तो ये मैं आपको समझाने के लिए लाई हूँ। आप लोग रटे होंगे कि बल एक सदिश राशि होता है, बल एक सदिश राशि होता है, बल एक सदिश राशि होता है। होता कैसे हैं ये समझना है, होता कैसे हैं। तो देखिए बल, बल किस चीज़ से मिलकर बना होता है,
तो बल इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू एक्सलेरेशन होता है। क्लियर है ना? F इक्वल टू ma होता है। अभी हम लोग बताए कि ये अदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है। सदिश राशि होता है तो कैसे, मतलब इसमें परिमाण भी होना चाहिए और दिशा भी होना चाहिए। परिणाम और दिशा दोनों होने चाहिए। तो आप लोग कभी भी फोर्स को देखते होंगे, क्या लिखते हैं? 5 न्यूटन का बल लगाया, 10 न्यूटन का बल लगाया। तो आप लोग ये क्या लिखते हैं? तो देखिए, ये जो फुटबॉल खेल रही है बच्ची, अगर ये फुटबॉल खेल रही है, इसको गोल करना है। ये समझ लीजिए कि गोल करने के लिए एक बॉक्स बना हुआ है। अगर इसको ये गोल करना है तो ये फुटबॉल को किस डायरेक्शन में फेंकेगी? इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में? बताइए। ये तो गोल की तरफ ही फेंकेगी ना। मतलब यहाँ आपको पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ को हम लोग फोर्स लगाते हैं तो किस डायरेक्शन में लगाते हैं। तो डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है फोर्स के लिए। फोर्स लगाना बड़ी बात नहीं होती है। जैसे कि आप लोग सोचिए आपका घर का दरवाज़ा लॉक है, बंद है, ठीक है ना? मैं इसका इमेज नहीं लेके आई हूँ, नहीं तो मैं आप लेके आती तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा समझ में आता। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले इसे इरेज कर देती हूँ। देखिए, डोर है, ठीक है? डोर है, ये आपका घर का दरवाज़ा है। आप लोग, एक आदमी है, कोई एक लड़का समझिए, जो भी समझिए, एक आदमी है। ये इसे क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, ढकेल रहा है, मतलब कि अंदर की ओर ढकेल रहा है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि इसे खोलने के लिए हमें क्या करना है? पुल करना है। तो क्या आप ये बताइए कि केवल उसे पुश करने से ये दरवाज़ा खुल जाएगा? वो तो फोर्स लगा रहा है, वो बेचारा बच्चा फोर्स लगा रहा है। क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, मतलब धक्का दे रहा है, ना कि खींच रहा है। जबकि वो हल्का सा ही बल लगा के वो खींचता ना, तो वो दरवाज़ा क्या होता? खुल जाता, आसानी से खुल जाता। लेकिन वो बच्चा है, उसे पता ही नहीं है। उसे तो बस पता है हमको ताकत लगाना है। अब ताकत किस डायरेक्शन में लगाना है ताकि परिणाम मिले, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग अगर इस दरवाजे को ढकेलते रहेंगे अंदर की ओर, तो ये क्या खुलेगा? कभी भी नहीं खुलेगा। लेकिन आप अपना पूरा का पूरा एनर्जी लॉस कर चुके होंगे। मतलब इससे समझ में हम लोग को आता है कि फोर्स के लिए हमको क्या चीज़, डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे कि आपको सही परिणाम मिलेगा। मतलब यहाँ एग्ज़ाम को भी लेके आप लोग ऐड कर सकते हैं कि आप लोग किस तरीक़ा से पढ़ेंगे कि आप लोग को रिज़ल्ट मिल सकेगा, ठीक है ना? डायरेक्शन तो सबके लिए ज़रूरी होता है। तो ये एग्ज़ाम भी, ये क्या हो गया? सदिश हो गया। क्लियर हो गया? जो भी वर्ड आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में एकदम आराम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर ज़्यादा लोगों का ये कमेंट रहेगा कि नहीं समझ में आया है, तो मैं आप लोग का फिर से एक अलग वीडियो बना के मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, यहाँ तो समझ में आ गया कि फोर्स के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? परिणाम, मतलब कि किस ताकत से लगाऊंगी। 5 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, ये हो गया। और दिशा तो बहुत ज़रूरी होता है। समझ में आ गया? मतलब कि ये एक सदिश राशि है, समझ में भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अदिश राशि का एक एग्जाम्पल देखिए। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ तो लिखा हुआ है, सोचिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। समझ लीजिए कि 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है। तो आप लोग को ये बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन, कि नॉर्थ के डायरेक्शन में ये 40 डिग्री है, कि ईस्ट के डायरेक्शन में है, कि वेस्ट के डायरेक्शन में है। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री है तो हर रूम में 40 डिग्री का होगा, है कि नहीं? तो इसके लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम लोग बोल देंगे कि चलिए, अब और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं देते रहूँगी तो आपको ये वीडियो ख़त्म, मतलब कि बहुत लंबा चला जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। चाल और वेग का, ये चाल और वेग का क्या डिफरेंस होता है?
कहते हैं कि चाल एक अदिश राशि होता है और वेग एक सदिश राशि होता है। देखिए, कोई अगर आपको कह दिया कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपको चलना है, स्पीड से चलना है, तो बस आपको ये सोचना ही नहीं कि कहाँ चलना है, बस चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलते जाना है, हमको नहीं पता कि कहाँ जाना है, ठीक है ना। लेकिन जब वेलोसिटी के बारे में बात करता है और यही चीज़ लिखा रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड, तो आपको उसमें डायरेक्शन भी डिनोट करेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है आप लोग का कि अदिश और सदिश का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, मास और फोर्स, टेम्परेचर, एक्सेलरेशन। आप लोग को अगर जहाँ भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो गया, तो मुझे आप लोग कमेंट बताइए करिए। मैं आपको शॉर्ट वीडियो में आपको ये समझा दूंगी, लेकिन इसे ट्रिक के माध्यम से रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिक कभी भी साथ नहीं देता है लंबा समय तक। चलिए देखिए नेक्स्ट, मात्रक पद्धति। देखिए, जब बहुत पुराने समय की बात है, जब लोगों को कुछ मापना रहता था ना, तो वो लोग को अपने अपने कंट्री में अलग अलग तौर तरीके से वो लोग हर वस्तुओं को मापते थे। कोई को चीनी खरीदना रहता था तो कोई बोलता था मुझे 1 ग्राम चीनी दो। अगर किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे तो वो बोलेगा मुझे 1 पाउंड चीनी दो। और किसी तीसरे कंट्री में अगर आप जाएंगे तो वो बोलता था मुझे 1 किलोग्राम चीनी दो। मतलब कि वही चीज़ है, लेकिन वो केवल नाम अलग हो जाता है, यूनिट अलग हो जाता है। जब किसी एक देश के व्यक्ति को दूसरे देश में जाना रहता था तो बहुत कंफ्यूजन होता था और उसे 3 माह की क्या ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी कि अब वहाँ वो कैसे सरवाइव करेगा, कैसे किसी भी सामान को खरीदेगा, वहाँ क्या मात्रक चलता है, क्या यूनिट बोलता है वो लोग, इस यूनिट का मतलब क्या होता है, बहुत कुछ समझना पड़ता था। ऐसे क्या होता था, समय की बर्बादी होती थी। तो सारे लोगों ने डिसाइड किया कि चलिए एक मीटिंग करते हैं, सारे के सारे कंट्री लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो मीटिंग हुआ था वो कब, देखिए मीटिंग बहुत क्वेश्चन आता है। तो मीटिंग जैसे कि देखिए मीटिंग कब हुआ था, 1960 में ये मीटिंग हुआ था। और 1960 में ये मीटिंग हुआ था तब डिसाइड किया गया कि एक ही यूनिट रहेगा जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चलेगा, मतलब पूरे ब्रह्मांड में यही यूनिट चलेगा, जिसको कहते हैं एसआई यूनिट, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट। आजकल हम लोग जो भी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा यूनिट होता है, एसआई पद्धति होता है। क्वेश्चन पूछता है कि आजकल हम लोग कौन पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, और ये चारों ऑप्शन में रहेगा, तो आपको क्या मारना है, एसआई पद्धति। ये कब कब स्वीकार किया गया था, तो 1960 में इसे स्वीकार किया गया था। देखिए मात्रक की जो पद्धति होती है एक्चुअली में तो ये 3 टाइप की ही होती है, सीजीएस पद्धति, एफईएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। तो आप लोग यहाँ समझिए कि सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इसी में तो बहुत मज़ेदार चीज़ छुपा हुआ है। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड। और एमकेएस मीटर किलोग्राम और सेकेंड। ये सारे के सारे में आप लोग नोटिस किए होंगे कि सब में सेकेंड ही यूज़ हो रहा है। मतलब कि किसी भी कंट्री में चले जाइए, समय को डिनोट करने के लिए सभी लोग सेकेंड का ही इस्तेमाल करते हैं। एक कन्फ्यूज़न ही मिट गया। आप लोग पहले समझिए कि सीजीएस पद्धति कहाँ चलती थी। ये हम लोग का फ्रेंच में चलती थी, फ्रांस में। सीजीएस पद्धति फ्रांस में चलती थी, एफपीएस पद्धति ब्रिटेन में चलती थी, और एमकेएस पद्धति आपका पूरे और भी बचे कुछ जो कंट्री है ना वो सब में चलती थी। हमारे इंडिया में भी एमकेएस पद्धति ही चलती थी। जब 1960 में ये एसआई पद्धति को स्वीकारा गया तो ये किसका आधुनिक रूप है, तो एमकेएस पद्धति का ही आधुनिक रूप है, जिसके कारण से जितने भी इंडियंस हैं उनके ज़्यादा मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये पद्धति तो वो लोग पहले से ही परिचित थे और
बस उसे थोड़ी सी मॉडिफाई कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो बताइए, CGS पद्धति कहाँ चलती थी? फ्रांस में चलती थी, इसीलिए इसे फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो मैं लिख देती हूँ। क्या कहते हैं CGS पद्धति को? CGS पद्धति को आप लोग 1 मिनट, हाँ, CGS पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेंच या तो हम लोग इसको कह सकते हैं मैट्रिक पद्धति। ठीक है, फ्रेंच या तो मैट्रिक पद्धति CGS पद्धति को कहते हैं। देखिए, और FPS पद्धति को क्या कहते हैं? FPS फूड पाउंड सेकेंड को हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, और ये जो कि ब्रिटेन में चलती थी। MKS ऑल ओवर इंडिया और सारे कंट्री में भी चलती थी। और SI पद्धति कब स्वीकारा गया? 1960 में स्वीकारा गया। चलिए, यहाँ तक इसी क्वेश्चन को स्टॉप करते हैं और आगे चलते हैं। ये SI पद्धति है क्या और इसमें क्या मॉडिफाई किया गया? आई होप आप लोग को ये समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए, मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग ये सेशन को पसंद कर रहे हैं और इसे समझ रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट है मात्रक। जैसे कि हम लोग SI पद्धति के बारे में बात किए हैं, तो ये क्या होता है? मात्रक जो होता है ना, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मतलब SI पद्धति का दो रूप होता है, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। मूल मात्रक में भी दो टाइप का होता है, एक आधारी मात्रक, एक संपूर्ण मात्रक। आधारी मात्रक में हम लोग कितने होते हैं? आधारी मात्रक में हम लोग को केवल 7 यूनिट पढ़ना पड़ता है, लेकिन संपूर्ण मात्रक में 2 यूनिट को और ऐड कर दिया गया था। तो देखिए, आप लोग अक्सर ही ये याद किए होंगे, मुझे तो पूरा भरोसा है कि आप लोग याद किए होंगे। क्या याद करना था? देख लीजिए, मैं लास्ट में लेके आई हूँ इमेज। देखिए, 7 जो मैं आप लोग को बताई कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं आधारित यूनिट, जो कि ये 7 है। ठीक है, और संपूर्ण मूल ये 2 हो गया। तो यहाँ क्या है, ये 2 बाद में ऐड क्यों हुआ? तो हम लोग दूरी माप लिए, द्रव्यमान माप लिए, समय माप लिए, सारे के सारे अपने से पढ़िएगा, सिंबल भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब बच्चा वाला मैं चीज़ समझाने वाली नहीं हूँ। इसे याद करना है तो करना है, वो कैसे भी करना है। और जैसे जैसे मैं इस चैप्टर स्टार्ट करूँगी, ये एक एक टॉपिक लेके मैं समझाऊँगी, तो उस समय भी आपका क्लियर होते ही जाएगा। बस आप लोग केवल थोड़ा थोड़ा आप लोग को बस जानना है कि फिजिक्स में होता क्या है। देखिए, संपूर्ण मात्रक, जब सब कुछ माप लिया गया तो देखा गया कि हम लोग किसी भी गोले का कोण कैसे मापेंगे। सब कुछ माप लेता था, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऊष्मा, धारिता, ज्योति तीव्रता, क्या चीज़ से कितने मोल से बना हुआ है कोई भी पदार्थ, सब कुछ माप लिया। तो कुछ चीज़ ऐसे सर्कल देखा, सर्कल में देखा कि हम लोग इस चीज़ को कैसे मापेंगे। तो इस चीज़ को मापने के लिए उन्होंने ने क्या चीज़ इस्तेमाल किया? रेडियन का इस्तेमाल किया, जिसको RED से हम लोग कैसे करते हैं, सिंबल का यूज़ करते हैं। और जब घन कोण, जैसे कि एक फुटबॉल को आप लोग देखेंगे जो कि पूरा गोल होता है, ठीक है, ठोस फुटबॉल ये तो गोला समझ लीजिए। एक होता है फ्लैट सर्कल, तो फ्लैट के लिए हम लोग रेडियन, और पूरा अगर 3D डायमेंशनल में रहा तो हम लोग इसको स्टेडियन में मापते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि आप लोग का मूल मात्रक मैं यहाँ लिख के लाई थी, और यहाँ संपूर्ण मात्रक भी आप लोग को समझ में आ गया। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक, जो मूल मात्रक होते हैं ना 9 गो, वो 9 में से ये व्युत्पन्न मात्रक बना है। मतलब कि 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक का इस्तेमाल करके व्युत्पन्न मात्रक बनता है। व्युत्पन्न नाम से ही लग रहा है कि उत्पत्ति हुआ है, किसी चीज़ की उत्पत्ति हुआ है। छोटे छोटे चीज़ से ही ना उत्पन्न होगा, तो मूल मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक की उत्पत्ति हुआ है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि न्यूटन, यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट होता है? ये फोर्स का यूनिट होता है। F=ma होता है। ये 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, M से भी और A से भी। और हम लोग पढ़े हुए हैं कि द्रव्यमान और त्वरण जो होता है, ये क्या चीज़? मूल मात्रक होते हैं। और ये मूल
ये भी मूल मात्रक नहीं है आपका। एक्सक्लेरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सक्लेरेशन इक्वल टू एम एस स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और ये मीटर होता है। मतलब कि दो मूल मात्रकों के संयोग से फोर्स बना है। तो ये दो मूल मात्रक इसमें ऐड हो गए ना, जिसके कारण से फोर्स क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में पास्कल, वोल्ट और दाब, कार्य, विभव, विभवांतर, ये सारी चीज़ होते हैं। आप लोग को थोड़ा थोड़ा चैप्टर वाइज आगे पढ़ाया जाएगा, तब आप लोग का ये चैप्टर क्लियर होगा। कोई बड़ी बात नहीं अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि ये चैप्टर जो होता है बस ऊपर ऊपर आप लोग केवल हवा दे रहा है। हवा महसूस कब होगा, जब आप लोग एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए 10 का घात होता है कि 10 का पावर 18 क्या कहते हैं, एक्सा कहते हैं। 10 का पावर 15 को पेंटा कहते हैं। ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। याद करने के लिए कुछ लोग ट्रिक बताए हुए जो कि आप लोग यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं, और नहीं तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि एक गाना है कि कौन सा गाना था, आई थिंक इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ऐसा कुछ गाना है जिसके माध्यम से भी आप लोग उसको याद कर सकते हैं। देखिए इसमें तेरा घाटा, मतलब कि इसमें तेरा घाटा यहाँ से लेते हैं हम लोग। इसमें से हो गया एक्सा, इसमें पूरा, सॉरी कहाँ गया, हाँ, इसमें हो गया एक्सा, इसमें पूरा, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। यहाँ तक तो थोड़ा बहुत आप लोग को हिंट्स मिल गया होगा। बस थोड़ा बहुत आप लोग मेहनत करिए, थोड़ा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। कोई भी टीचर आपको 100% नहीं दे सकता है, ये याद रखिएगा। कोई भी टीचर से पढ़िए, आप लोग को 100% नहीं मिलने वाला है। 80% 70% ही आपको वो देता है। 30% और 20% आपको मेहनत करना ही पड़ता है। तो आप लोग बुक खोलिएगा इस वीडियो को देखने के बाद और उसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि हाँ क्या बोला गया था आप लोगों को क्लास के रूप में। देखिए अब देखिए समझिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। 10 का पावर 18 ज़्यादातर पूछता है, 10 का पावर 15 हो गया, 10 का पावर -15 हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। खगोलीय इकाई किसे कहते हैं, तो बस आप लोग को याद रखना है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं। और ये जो खगोलीय इकाई होता है, एक एंगस्ट्रॉम यूनिट इक्वल टू कितने मीटर होते हैं, तो एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होते हैं। इसे नोट करिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है एक खगोलीय इकाई में कितने मीटर होते हैं, तो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। और ये क्या होता है प्रकाश वर्ष, किसी भी दो खगोलीय पिंड के बीच की दूरी मापने के लिए करते हैं। और हम लोग खगोलीय इकाई में क्या पढ़े थे, तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मापता है। प्रकाश वर्ष में किसी भी दो खगोलीय पिंड, मतलब कि पृथ्वी से बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, शनि से बृहस्पति हो गया, इसके बीच की दूरी को मापता है। ठीक है। नेक्स्ट में पार्सेक में बस ये क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है जो कि दूरी को मापता है। तो दूरी को मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, पार्सेक होती है। जैसे हमको अपना हाइट मापना है, तो हम लोग नॉर्मली कोई भी टेप निकालेंगे और हम लोग अपना हाइट माप सकते हैं। तो आप लोग को अगर बोला जाएगा कि पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को मापिए, तो क्या कोई टेप से मापा जा सकता है, नहीं ना। तो उसके लिए निकला था खगोलीय इकाई। ठीक है। अगर दो पिंड के बारे में बात करती हूँ कि बृहस्पति से शनि तक की दूरी बताइए, तो उसके लिए निकला था आपका क्या, तो उसके लिए प्रकाश वर्ष निकला था। पर प्रकाश वर्ष से ये दूरी की इकाई होती है, ध्यान दीजिएगा। अब पार्सेक बहुत दूरी, मतलब हमारे ब्रह्मांड में नहीं, किसी और ब्रह्मांड की दूरी हम लोग को मापना है कि इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड की तक की दूरी कितनी है। तो इसे मापने के लिए हम लोग पार्सेक का इस्तेमाल करते हैं। और एक पार्सेक में 3.08 इंटू 10 मीटर होता है। नेक्स्ट, ये मूल मात्रक मैं पढ़ा चुकी हूँ।
और देखिए अब लास्ट में आप लोगों को क्या पढ़ना है, वीमा। वीमा आप लोग को पढ़ने बहुत इजी है। अगर देखिए थोड़ा थोड़ा चैप्टर आज फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट क्लास में आप लोग को सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता है, आप लोग को अलग अलग चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा। क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, त्वरण, कार्य, घनत्व, ये सारे के सारे। तो आप लोग डरिए मत कि इसका फॉर्मूला कैसे याद करें, और जहाँ इसका फॉर्मूला याद हुआ तो ये तो चैप्टर बस उंगली पे नाचेगा। ये सारे के सारे जो होता है ना, फॉर्मूला अगर याद हो गया तो ये उंगली पे नाचने वाले हैं विमाएँ। तो बस आप लोग इतना ध्यान दीजिए कि लंबाई को हम लोग एल से माप देखते हैं। विमा अगर हम लोग को लिखना है तो द्रव्यमान को एम से और समय को टी से और तापमान को के से डिनोट करते हैं। अक्सर लंबाई, द्रव्यमान और समय ही रहता है। जैसे कि क्षेत्रफल को किसी को मापने के लिए हम लोग लंबाई और चौड़ाई को इंटू करते हैं। लंबाई को मतलब कि लंबाई को मापने के लिए हम लोग एल इस्तेमाल करते हैं, और चौड़ाई को भी हम लोग मापने के लिए लंबाई ही ना मापते हैं कि कितने लंबा है, तो इसको भी एल से डिनोट करते हैं। तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो गया। ऐसे ही सारे के सारे आपका विमाएँ बनी हैं। आप लोग इसे देखिएगा तो आप लोग को अपने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है और कहीं भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, और इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।